बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रेशो और प्रोपोर्शन के हवाले से कुछ नए क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जो है इसको भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो सके। तो रेशो और प्रोपोर्शन के हवाले से ऑलरेडी जो है वो मैं लेक्चर कन्वे कर चुका हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने देखे होंगे। जिन स्टूडेंट ने मेरे पहले लेक्चर जो है वो नहीं देखे रेशो और प्रोपोर्शन के हवाले से, तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन जो है इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। आप वो लेक्चर गौर से सुने ताकि जो नया कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो आज का हमारा क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 7:6, यानी दो नंबर्स हैं ए और बी और उनके दरमियान हमें रेशो जो है वो दे दी गई है। अब हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये एक नई रेशो दी गई है, वो कहता है इसकी वैल्यू जो है वो आप फाइंड करें। तो पहले लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको अब स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन, जो चीज़ गिवन है ये आपके पास गिवन है और उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। गिवन ए रेशो बी इज इक्वल टू 7:6 और फाइंड क्या करना हमने, 3a + 5b रेशो 7b - 5a, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब रेशो की डेफिनेशन के मुताबिक जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम ऐसा ही काम करेंगे कि इसको हम रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो लिख लेंगे। तो a/b किसके इक्वल आ गया, 7/6। तो जो चीज़ हमें गिवन थी उससे हमने ये रिज़ल्ट निकाल लिया और इसमें हमने कंसेप्ट जो है रेशो की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो कंसेप्ट यूज़ किया, तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब हम चलते हैं कि जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको कंसिडर करेंगे और फिर इसकी मदद से हम ये वैल्यू इसकी निकालेंगे ये यूज़ करते हुए। नाउ कंसिडर 3a + 5b रेशो 7b - 5a। अब 3a + 5b रेशो 7b - 5a। अब ये भी रेशो की फॉर्म में दी हुई है, इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट और नीचे सेकंड एलिमेंट। यानी अब हमने क्या किया है कि जो रेशो हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये रेशो की फॉर्म में दी है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये चीज़ अप्लाई करते हुए अब हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, दोनों तरफ आपने ये जो इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को आपने b पे डिवाइड कर देना है। 3a + 5b ओवर b 7b - 5a ओवर b। अब यहाँ पे एक स्टेप मैंने अपनी तरफ से किया कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने b पे जो है वो डिवाइड कर दिया, तो सेम नंबर पे डिवाइड करने से उस फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ये इस तरीके से जैसे 8/4 है। अब डिनोमिनेटर 8 है और न्यूमिनेटर 8 है और डिनोमिनेटर जो है वो 4 है। तो अगर आप दोनों को 2 पे डिवाइड कर दें, यानी 8/2 और 4/2, तो 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 और 4 को डिवाइड किया 2, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 आ जाएगा। और अगर इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर लें तो ये भी 2 आता है। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर कोई फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन दी गई है और उसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम नंबर पे अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो उस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इसकी मैंने एग्जांपल दे दी है कि 8 और 4 को डायरेक्ट डिवाइड करें 2 आता है, या इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर लें, ये सेम नंबर पे डिवाइड किया है। और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या,
डिवाइडिंग के लिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरा लफ्ज़ लिखेंगे डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई 2। यानी जो मैंने यहाँ पे स्टेप किया उसको डिटेल बता दी है कि हमने करना क्या है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है उसको दोनों को 2 पे डिवाइड किया। तो 2 पे डिवाइड करने के बाद ऊपर वाले का आंसर ये आ गया और नीचे वाला डिनोमिनेटर ये आ गया। अब मज़ीद इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब दोनों सूरतों में देखें, ये भी 2 आंसर है, ये भी 2 आंसर है। तो इट मीन्स के किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किसी भी नंबर पे सेम नंबर पे डिवाइड करने से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अब यही जो मैंने एग्जांपल दी है यही मैंने यहाँ पे अप्लाई की। मैंने इसको भी न्यूमिनेटर को भी बी पे डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी बी पे डिवाइड कर दिया। इसकी अभी रीज़न भी बताऊँगा कि बी से हमने क्यों डिवाइड किया, हमने ए से क्यों नहीं किया। अब आपने इसकी रीज़न क्या लिखनी है, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई बी। तो इधर भी हमने बी पे डिवाइड कर दिया, इधर भी बी पे डिवाइड कर दिया। इसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि बी पे हमने क्यों डिवाइड किया इसको। अब हमने क्या करना है, ऊपर चूँकि न्यूमिनेटर में 2 टर्म मौजूद हैं तो इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 3 + 6/2 हो तो हम इसको 3/2 और 6/2। एलसीएम का उलट जो है, जैसे आप एलसीएम लेके एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह सिंगल फ्रैक्शन को हम दोबारा उस फॉर्म में अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। तो अब इसको लिखेंगे 3a/b + 5b/b, यानी b को अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी 7b/b - 5a/b। तो अलग अलग हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 × a/b। जैसे 3 × 2/5 हो तो हम इसको 3 × 2/5b लिख सकते हैं इस फॉर्म में। यानी एक पोर्शन इसका अलग कर दें और 2/5 अलग कर दें, या 3 × 5 × 2 3/5 कर लें और 2 अलग से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों का सेम मीनिंग जो है वो होगी। तो यहाँ पे भी हमने जो कांस्टेंट टर्म उसको अलग कर लिया और a और b को कंबाइन करके लिख दिया। अब ये b से कैंसिल हो जाएगा, +5 आ जाएगा। अब उसके बाद इधर से b और b कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, -5a/b। इसको भी हम कांस्टेंट टर्म को अलग कर दें और a और b को अलग कर दें। तो इस तरीके से b पे हमने जो डिवाइड किया उसके बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब आपको मैं रीज़न बताता हूँ कि हमने b पे क्यों डिवाइड किया इसको। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आ चुका है ना, इसमें 3a/b यानी a/b हमने लाना चाहते थे, a/b यहाँ पे टर्म हम बनाना चाहते थे, तो इसलिए हमने इसको b पे डिवाइड किया। उसकी रीज़न ये है कि ये जो वैल्यू आपके पास निकाल चुके हैं वो a/b की वैल्यू है आपके पास। यानी इस एक्सप्रेशन से जो आपको दिया गया था उससे आपने a/b की वैल्यू निकाली है, इसलिए हमने ये वैल्यू यूज़ करने के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को a/b के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अब a/b की जगह हम इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे, a/b की जगह इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर हम इसको a पे डिवाइड कर देंगे, b की बजाय a पे डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये a/b है तो ये b/a आएगा। इधर भी a/b है तो फिर वो इधर तो नहीं है, इस स्टेप के साथ आ सकता है, ये स्टेप इसके साथ आ सकता है, लेकिन वो b/a आएगा। लेकिन हमारे पास वैल्यू है a/b की, तो इसलिए हमने b पे डिवाइड किया है कि ये वैल्यू आप यूज़ कर सकें। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई है कि एक तो b पे क्यों डिवाइड किया गया उसका आंसर मैंने बता दिया, और फिर डिवाइड करना कैसे है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सी कैलकुलेशन रह गई है कि a और b की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब a और b जो है इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है 7/6। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, 3 × 7/6 + 5, उसके बाद 7 - 5 × a और b की जगह क्या पुट करेंगे, 7/6।
अब हमने ये वैल्यू जो है ए ओवर बी की जो वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं वो इसमें पुट करनी है। रीज़न भी आप देख दें, लिख दें इसमें, बिकॉज ए ओवर बी इज़ इक्वल टू 7/6 कि ए और बी जो है 7/6 के इक्वल है, इसलिए हमने ये वैल्यू जो है वो इसमें लिख दी है। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है इसका एलसीएम लेके। तो ये अब नया तो कोई कंसेप्ट नहीं, लेकिन जो छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं 4th 5th में एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं ये स्टेप हमारा इसी तरह चल रहा है। अब मैं पहले ये लिखूँगा 3a + 5b रेशो 7b - 5a, और इधर हमारे पास ये आ गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। वैसे तो ये 3 6 और कैंसिल भी हो सकता है इसको, लेकिन बेहतर है कि आप इसको कैंसिल ना करें, चूँकि ये इसका एलसीएम भी 6 आएगा और इधर से भी एलसीएम 6 आ जाएगा, तो एंड में उसकी कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। इसलिए अगर कोई नंबर आपस में कैंसिल होता है तो आपने करना नहीं है, एंड में करेंगे इसको। तो अब हम इसको 21/6 + 5, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ जाएगा ओवर 6 + 5। इसी तरह 7 माइनस, अब ये तो वैसे कैंसिल भी नहीं होता, लेकिन होता भी तो आपने नहीं करना। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना, ये ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे 1 समझें, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी, तो 35/6 आ जाएगा ये। आप देखें कि फ्रैक्शन से ऊपर भी फ्रैक्शन मौजूद है और नीचे भी फ्रैक्शन, तो आप इसका एलसीएम आप अलग ले लें, इसको आप अलग से सिंप्लीफाई कर लें और इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लें। तो जस्ट आपने ये 3/4 क्लास में इस तरह की चीज़ें पढ़ी कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो अब आप इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली टर्म का 6 आ जाएगा, तो ये सेम है, इसका नीचे ओवर 1 कर लें। तो 6 को 6 पे डिवाइड किया 1, और 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया 21, और इसी तरह 6 को 1 पे डिवाइड किया 6, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी एलसीएम 6 आ जाएगा, तो इसका ओवर 1 कर लें, ये 42 आ जाएगा, क्योंकि 6 को 1 पे डिवाइड किया 6 और 7 से मल्टीप्लाई करें 42 आएगा, -35 सेम, क्योंकि ये सेम नंबर है, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब मज़ीद हम इसको प्लस कर लें 51/6, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 7/6 आ जाएगा। इस तरीके से भी लिख लें, या इसको ऐसे ओब्लीक करके लिख लें ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। अब 51/6 और 7/6, वैसे तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे कैंसिल आउट होना। तो 51/6 डिवाइडिंग बाई 7/6, तो बेहतर ये कि ये डिवीजन की बजाय आप इसको फ्रैक्शन की बजाय इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लें। जैसे 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो हम इसको 8/2 लिख सकते हैं, तो दोनों का सेम मीनिंग है। तो यहाँ पे भी हमने ये किया कि इस फ्रैक्शन की वजह से हमने इसको डिवीजन का साइन यूज़ कर लिया, तो 7/6 लिख दिए। तो 51/6 जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो 7/6 है, इसको 6/7 कर देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा। अब 6 से कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये कैंसिल आपने नहीं करना। आप देखें वो एलसीएम दोनों का 6 आया, तो एंड में जाके वो आपको कैंसिल करना ईजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप कैंसिल कर लेंगे तो फिर आपका ये वाला एक जैसे नहीं आएगा, तो फिर आपको यहाँ पे मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 51/7 आ जाएगा। अब इधर हमारा ये स्टेप आ रहा है, इसको लिखें 3a + 5b रेशो 7b - 5a। अब ये रेशो की फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको रेशो की फॉर्म, चूँकि ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड था रिज़ल्ट जो हमने फाइंड करना था, ये रेशो की फॉर्म में है, तो इसको भी रेशो की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें, तो यही वो रिज़ल्ट था जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन में हमें क्या था कि एक रेशो गिवन है, उससे हमने ये वैल्यू निकाल ली, फिर इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको कंसिडर करके हमने ये b पे डिवाइड किया था जो आपको बताया था, तो फिर a और b की फॉर्म में आ गया और a और b की वैल्यू हमने पुट की। अब ये जितना भी काम है ये छोटी क्लासेस में प्राइमरी लेवल में आपने पढ़ा हुआ, यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इस चैप्टर के हवाले से हो। तो ये जस्ट एलसीएम की आपकी रिवीजन है, तो उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेना आता है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो
इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, तो एंड में जो रेशो आई है वो 51:7, यानी इसकी जो रेशो है वो 51:7 होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो गया। 9 क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, इसका एक ही क्वेश्चन है। ये पूरी एक्सरसाइज में से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसकी आपने एग्जांपल 4 जो है वो इसी पैटर्न पे कर लेनी है आपने। एग्जांपल नंबर 4, यानी इसी एक्सरसाइज की जो एग्जांपल 4 है वो सेम इसी पैटर्न पे आपने करनी है। 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में इस तरह के, तो एक मैंने करवा दिया है, दूसरा सेम आपने इसी पैटर्न पे जो है वो कर लेना है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, लेकिन यही कंसेप्ट इसमें यूज़ होंगे। इफ़ 24/7 इज़ इक्वल टू 6/x, तो ये हमारे पास एक गिवन रिलेशन दिया गया है, और देन 4x इज़ इक्वल टू, ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप दिया हुआ, लेकिन ये एक्चुअली ये क्वेश्चन ही है जो हमने सॉल्व करना है, यानी 4x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ये गिवन है और 4x की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हम इंशाल्लाह जो प्रपोर्शन का कंसेप्ट है इसको यूज़ करेंगे। अब चलते हैं, इसको भी कैसे स्टार्ट होगा। इसको हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 24/7 6/x, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 24x इज़ इक्वल टू 7 × 6। इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड करना है तो फिर वो हमें वर्बली हम इसको कर सकेंगे। तो 42 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको इसी तरह रहने दें। अब हमने 24x जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई, 24x की वैल्यू 42 निकल आई, लेकिन हमने निकालनी है 4x। अब हमने क्या करना है, इसमें से 4x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 6 × 4x, यानी 24 के मैंने 2 फैक्टर बना दिए, बिकॉज 24 इज़ इक्वल टू 6 × 4। तो 24 को हम 6 × 4 लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आता है। तो 6 और 4, वैसे तो ये आप इसको 24 को 2 × 12 भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन 2 और 12 हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चाहिए यहाँ पे 4x, यानी x के साथ 4 चाहिए, इसलिए हमने इसके वो फैक्टर मालूम करने जिसमें 4 आता हो। ये ज़हन में रखनी, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपका जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए कि जो जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है वो फैक्टर ज़रूर उसमें आए। तो इसलिए वो 4 और 6 ही बनता है। अगर 2 और 12 करेंगे तो फिर उससे हो तो उससे भी जाएगा आगे चल के, लेकिन ये कि वो मज़ीद हमें उसको कुछ ना कुछ सिंपल बनाना पड़ेगा कि 4 उसमें लाना पड़ेगा हमें। तो बेहतर ये कि आप डायरेक्ट कोई ऐसे 2 फैक्टर ढूंढ लें जिसमें वो फैक्टर आता हो जो आपके क्वेश्चन में मौजूद है, जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है। अब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आएगी। अब 4x को इधर रखें और 6 को इधर आके डिवाइड कर दें, यानी इस तरह के इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका फर्स्ट पार्ट है ये। तो बेसिक जो आपका कंसर्न है वो ये है कि जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है वो चीज़ यहाँ पे बनानी है, और जो बाकी फालतू हिस्सा होगा उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 42 आप 42 भी कर सकते हैं, फिर 42 को 6 पे दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं तो आप वर्बली इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 7 आ गया, तो 4x इज़ इक्वल टू 7। अब हमने मालूम किसकी करनी थी वैल्यू, 4x की। तो 4x की वैल्यू जो है वो हमारी निकल चुकी है। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन था, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा भी जा सकता है आपसे पेपर में। तो बस मेन जो फोकस है वो क्या है कि जो वैल्यू आपको दी गई है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर उसका जो पोर्शन है लेफ़्ट साइड पे एक्स वाला वेरिएबल वाला, उसमें इस तरह फैक्टर बनाएं कि जो फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया गया वो उसमें यूज़ हो रहा हो, और दूसरे फैक्टर को इधर ला के डिवाइड कर दें। तो ये बेसिक थीम है इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 दिया गया, 9pq/2lm इज़ इक्वल टू 18p/5m। तो इसकी वैल्यू हमने 5q की वैल्यू हमने निकालनी है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जैसे इधर हमने किया था, 9pq/5m 18p × 2lm। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे हमने यहाँ पे किया था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टर्म्स हैं तो इसलिए लग रहा है जैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन सेम इसी पैटर्न में करना है, तो ये इंशाल्लाह खुद ही इजी से इजी आपके लिए होता जाएगा। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई और इधर ये चीज़ आ गई।
अब हमें चाहिए क्या, 5q जो है वो उसकी वैल्यू चाहिए। तो अब हमने ये ऑलरेडी 5 फैक्टर इसमें मौजूद है। यहाँ पे तो हमने क्या किया था, 24 था, तो हमने इसके फैक्टर खुद बनाए थे चूँकि ये फैक्टर लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो 9 के फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन चूँकि 5q की वैल्यू हमने निकालनी है तो 5 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और q भी मौजूद है। इसका मतलब कि अब हमें खुद से फैक्टर नहीं बनाने पड़ेंगे, सिर्फ जस्ट इसमें जो मौजूद है उनको हम सेपरेट करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 5 और q ये चूँकि सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख लें। मैंने ये पोर्शन जिसकी ज़रूरत है वो पहले लिख दिया। आप 9p और m, 9p और m, 18p 2lm। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसी पोर्शन में से एक मैंने सीक्वेंस में लिख दिया q और 5, उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो इन सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जिसको जिसके साथ मर्ज़ी मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। तो 5q लिख दिया और ये वाला बाकी पोर्शन मैंने अलग लिख दिया। अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्वल ही आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको 5q को इधर रखें और ये एक्स्ट्रा हिस्सा है तो इसको इधर आके डिवाइड कर दें। तो 18p 2lm ओवर 9pm। अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अब m से कैंसिल हो जाएगा और p से कैंसिल हो जाएगा और 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसको कैंसिल आउट कर लेना है। अब ऊपर क्या बचा, 2 और इधर 2 और l, ये 4l बचेगा और नीचे दो सारी टर्म ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब यही इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आया। तो हमने 5q की वैल्यू जो है वो निकालनी थी, तो ये रिज़ल्ट हमारा आ चुका है। तो 5q की वैल्यू जो है कितनी है, 4l, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है अभी हमने इसको डिस्कस किया है, तो इसके दो पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी पैटर्न पे आपने जो है वो ख़ुद से ट्राई कर लेना है। इंशाल्लाह अगर आपको ये पार्ट ऊपर वाले समझ आ चुके हैं तो आप ये भी इजीली जो है वो कर सकेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, वो कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो बहुत ही सिंपल है कि आप रेशो या प्रपोर्शन के जो कंसेप्ट है उसको यूज़ करके जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है उसको हम फाइंड कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन भी जो किए हैं वो भी अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो इस तरह के मिलते जुलते और क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल भी आप चेक कर सकते हैं, तो आप उनको भी बड़े इजीली जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला लेक्चर होगा वो आप इसके रिमेनिंग हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है कर लिए हैं। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।